नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पेशा पेशा नियमावली सरकार ने बना दी, लेकिन ये पेशा नियमावली कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। किनको पसंद आ रही है? जो सरकार में है उनको पसंद है। जैसे जैसे कांग्रेस ने पेशा के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में केशव महतो कमलेश थे, उनके बगल में सांसद सुखदेव भगत थे और उनके बगल में विधायक विक्सल कुंगाड़ी थे। अब देखिए अच्छी चीज क्या है, बीच में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जो कुर्मी के समुदाय से आते हैं, ठीक है। केशव महतो कमलेश के बगल में सुखदेव भगत जो सरना आदिवासी हैं और उनके बगल में विक्सल कुंगाड़ी जो क्रिश्चियन आदिवासी। तो ये तीनों लोग ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशा कानून का बेनिफिट बताया कि भाई पेशा कितनी अच्छी चीज है, और उन्होंने बताया कि बीजेपी फालतू की राजनीति कर रही है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये तस्वीर दिखा देता हूं। इस तस्वीर में आपको दिख रही है निशा उरांव। निशा उरांव वैसे तो रामेश्वर उरांव की बेटी है, एक आईएएस ऑफिसर है, और पेशा की ड्राफ्टिंग में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन इनका कहना है कि जो पेशा ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया था ये वो पेशा ड्राफ्ट नहीं है। निशा उरांव लगातार कह रही है कि पेशा नियमावली जो भी है, इस नियमावली में रूढ़िवादी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जहां पर जरूरत है, और जहां पर खनिज की बात आती है वहां पर आपने रूढ़िवादी शब्द का प्रयोग किया। खैर, निशा उरांव कुछ आदिवासी जो अगुआ हैं उनके साथ आज राजभवन पहुंची थी और राजभवन में राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन देने के बाद सबसे पहले जरूरी है कि आपको हम सुनाएं कि निशा उरांव क्या कह रही है, सुन लीजिए। देखिए, मुख्य तौर पे पहले तो हम लोग सरकार का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि 25 साल बाद नियमावली लागू हुई है, लेकिन नियमावली में कहीं कहीं संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, और ये अगर संशोधन हो जाते हैं तो नियमावली पूर्ण रूप से के अनुरूप बन जाएगी। अन्यथा संशोधन नहीं होने पे समाज को नुकसान होगा, क्योंकि मुख्य रूप से पेशा क्षेत्र समान क्षेत्र से अलग है और पेशा क्षेत्र में रूढ़ियों को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। और इस नियमावली में कुछ इस प्रावधान में रूढ़ियों को स्थान नहीं मिली है और ग्राम सभा को सर्वोच्च भी नहीं माना गया है। तो इस तरह से जो है संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, और इसीलिए समाज के सभी लोग, हम लोग उरांव, खड़िया और मुंडा समाज के जो पारंपरिक अगुआ हैं, जमीनी से जुड़े हैं, कई साल से पेशा के लिए संघर्षरत हैं ये लोग, आप सब लोग मिलकर आज यहाँ गवर्नर साहब के पास आए हैं, आकर बुलाया जा रहा है। ठीक है, पहले तो सारे समाज के आज अगुआ यहाँ मौजूद हैं, खड़िया समाज से, मुंडा समाज से और उरांव समाज से, और जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे संघर्ष किया है और पेशा कानून के लिए कम से कम 15-20 साल से ये संघर्षरत हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 25 साल बाद आज तो नियमावली लागू हो गई है, किंतु हम सभी को कुछ कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है। और तो ये समाज के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए इन जो संशोधन है उन सब की आवश्यकता है। क्या संशोधन इसमें जाती है? जी देखिए, सबसे पहले तो ग्राम सभा का गठन है, सबसे शुरुआत तो वहीं से होनी है, ग्राम सभा के गठन से। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों के अनुसार ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, और सदियों से वही चल रहा है। ग्राम सभा पहले से मौजूद है, उनकी पारंपरिक सीमाएं भी पहले से हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने भी मान्यता दी थी, और आज भी वही अपेक्षा है कि उन्हें मान्यता मिले। हालांकि अभी नियमावली में रूढ़ियों को हटाकर जिला उपायुक्त को मान्यता देने का प्रावधान डाला गया है, जिससे कहीं ना कहीं रूढ़ियाँ जो है गौण हो रही हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह ही पेशा क्षेत्र को देखा जा रहा है। दूसरा, जैसे ग्राम सभा को सर्वोच्च माना जाता है पेशा कानून में, और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय में ऐसा कहा गया है, लेकिन वर्तमान नियमावली में कुछ जगह पे जो अनुमति है या सहमति है या अनुमोदन है, वो ग्राम सभा से नहीं लेके जो जिला परिषद या पंचायत समिति से लिया जा रहा है। तो वहाँ पे भी जो है ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं माना जा रहा है, वहाँ पे भी सभी को आज आपत्ति है। दूसरा, जैसे और भूमि के विषय में भी
जैसे भूमि का जो अवैध कब्जा है उसकी मुक्ति की जहाँ बात होती है, तो पूर्व की नियमावली में भी जो सारी ताकतें हैं वो ग्राम सभा को दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। और इस तरह के और भी छोटे छोटे बिंदुओं हैं। साथ में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई गलतियाँ ढूंढने हम लोग नहीं आए हैं। और जिस तरह से भारतीय संविधान में भी कम से कम 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो संशोधन होने से बेहतर होगा। तो हम लोग इस नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने आए हैं, हम लोग कोई गलतियाँ ढूंढने नहीं आए हैं। मैडम, गवर्नमेंट ने कई राउंड में लोगों से क्यों नहीं सामने आई? देखिए, यूँ तो ये जो पहली बार प्रकाशित हुआ था 2023 में, उसके बाद सबसे सुझाव मांगा गया था। उस समय ये मेरे कार्यकाल में हुआ था, उस समय मैं पंचायती राज निदेशक थी और सबसे सुझाव मांगा गया था। हम लोगों ने व्यापक रूप से कार्यशाला किया था, जो सब आप आज देख रहे हैं वो सभी उस कार्यशाला में सभी ने भागीदारी की थी और उसी के आधार पर संशोधन भी हुआ था। मार्च 2024 में इसको स्वीकृति भी मिल गई थी, इस प्रारूप को। उसके बाद सभी की बहुत सारी आकांक्षाएं जुड़ गई थी उस नियमावली से, क्योंकि इन सब की आकांक्षाओं को नियमावली प्रारूप में जगह मिली थी। तो इन सब की उम्मीद थी कि जो फाइनल नियमावली बनेगी उसमें भी इनकी आकांक्षाओं को जो है जगह मिलेगी। लेकिन जब नियमावली जारी हुई है, तब सब लोगों ने पाया कि कहीं कहीं पे जहां इन्होंने अपनी आकांक्षाओं को शामिल करवाया था, वो अभी उनको स्थान इस नई नियमावली में नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए ये सभी संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसके बाद भी मेरे ख्याल से अलग अलग कार्यशाला किया गया था। लेकिन जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद इन सबको शायद नहीं बुलाया गया था, इन सब से इनके विचार नहीं लिए गए। जी, सुन लिया आपने। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं निशा उरांव क्या कह रही। अभी याद कीजिए, कुछ दिन पहले रांची में चांद गांव है, इस चांद गांव में एक चंगाई सभा का विरोध ग्राम सभा कर रही थी। अब जो निशा उरांव की पेशा ड्राफ्टिंग थी, उस पेशा ड्राफ्ट के हिसाब से ग्राम सभा का अध्यक्ष या ग्राम प्रधान जो होगा वो रूढ़िवादी परंपरा वाला होगा। रूढ़िवादी परंपरा मतलब जो सरना आदिवासी होगा सिर्फ वही ग्राम प्रधान बन सकता है। लेकिन जो मौजूदा पेशा नियमावली है, इसके हिसाब से ग्राम प्रधान एक ईसाई आदिवासी भी बन सकता है। तो जैसे ही एक ईसाई आदिवासी बनेगा, वो चंगाई सभा का विरोध नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के पेंच यहीं पर फंस जाता है। इसी रूढ़िवादिता की बात निशा उरांव कर रही थी। अब एक और बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। इस उदाहरण, ये अखबार में है, इस एग्जाम्पल को देखिए। ये सिमडेगा जो पूरी तरह से 5वीं अनुसूची का एक जिला है। अब सिमडेगा जिले में कैटेगरी 2 के इन बालू घाटों के लिए ऑक्शन की बात का विज्ञापन निकला है। ठीक है। अब इस ऑक्शन के विज्ञापन के साथ बीजेपी के नेता हैं, अशोक बड़ाई आदिवासी नेता हैं, उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट में आपको दिखाता हूं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि झारखंड में पेशा एक्ट और बालू ई नीलामी पर गंभीर सवाल। झारखंड में पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को बालू सहित लघु खनिजों के प्रबंधन और नियंत्रण का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है। कानून के अनुसार खनन या नीलामी से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई खनन पट्टा या नीलामी नहीं हो सकती। बालू से प्राप्त आय ग्राम कोष में जमा की जानी चाहिए। फिर सवाल यह है कि आज के अखबारों में राज्य सरकार ने बालू घाटों की ई नीलामी का विज्ञापन क्यों और कैसे निकाल दिया? कुछ सवाल सामने आते हैं। क्या संबंधित जिलों के डीसी द्वारा पेशा एक्ट लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है? क्या सभी संबंधित क्षेत्रों में ग्राम सभा ने खनन और नीलामी की सहमति दी है? या अब बालू खनन का भी कोई नया कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, जहां कुछ बालू पर ग्राम सभा का अधिकार होगा और कुछ पर सीधे राज्य सरकार का? अगर ऐसा है तो क्या यह पेशा एक्ट की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं है? यह अशोक बड़ाई कह रहे हैं। और ठीक इससे पहले चंपाई सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई वो चौक पर खड़ा होकर के पेशा की इस नियमावली को फाड़ेंगे, इसलिए क्योंकि पेशा नियमावली में ग्राम सभा की आत्मा को मार दिया गया है, पेशा की आत्मा को मार दिया गया है। एक बार वो भी सुना देते हैं कि चंपाई सोरेन क्या कह रहा था, बहुत छोटा सा है, ये सुन लीजिए। वहां का आदिवासी ने कहा गया ये हमारा भगवान है, ये प्रभात आदिवासी समुदाय ने कहा ये हमारा
सामाजिक व्यवस्था और इसी जगह हमारा भगवान है। जहां वेदांता की बॉक्साइट खनन चलता है, उस सारा चीज सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद वेदांता के बॉक्साइट खनन परियोजना का रद्द कर दिया। ये 2013 में आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारा भगवान और सांस्कृतिक धरोहर यहाँ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वेदांत कंपनी जब खनन कर रहा तो उसको रद्द कर दिया। सुन लिया आपने। अब आते हैं पेशा के समर्थन में, जो सुखदेव भगत, विक्सल कोंगाड़ी, सुखदेव भगत सरना, विक्सल कोंगाड़ी, क्रिश्चियन और केशव महतो कमलेश हो गए कुर्मी। अब देखिए विरोध कौन कर रहा है? कुर्मी भाई विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई साहब बिना जातीय जनगणना के आपने कैसे करवा दिया? जातीय जनगणना मत करवाते तो कम से कम हमको एसटी दे देते, उसके बाद करवाते। लेकिन वहां पर एक कुर्मी प्रतिनिधि केशव महतो कमलेश के रूप में मौजूद थे। सरना आदिवासियों का कहना है कि भाई इसमें रूढ़िवादिता गायब है, तो रूढ़िवादी वाले सुखदेव भगत वहां पर मौजूद है, और जो खुश है क्रिश्चियन आदिवासी वो भी वहां पर मौजूद है, विक्सल कोंगाड़ी। तीनों के छोटे छोटे बयान है, वो भी सुन लीजिए और पेशा के पेज को समझिए। पेशा कानून का व्याख्या क्या है उन्हें अगर आप देखेंगे, जब उनको अवसर मिला था आदिवासियों के लिए करने के लिए, तो उन्होंने आदिवासी भूखंड को, आदिवासी भूखंड के नीचे या कूद खनिज संपदाओं को और आजीविका से भरपूर आजीविका के संसाधनों को अपने प्रिय मित्रों को, पूंजीपतियों को देने के लिए रास्ता खोल दिया था। यहां तक कि छोटनागपुर कष्टकारी अधिनियम में भी संशोधन लाकर पूंजीपतियों को देने का प्रावधान किया है। आदिवासी समुदाय विकास के कार्यों के लिए कभी पीछे नहीं हटी है। सरकार को जब जब विकास के लिए जमीन देना पड़ा है, आदिवासी समुदायों ने दिल खोल कर दिया है, और अभी भी आदिवासी समुदाय पीछे नहीं हटती है। भाजपा का एक ही मकसद है, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आदिवासी समुदायों को बांटकर उन्हें कमजोर कर इस भूखंड जो स्वर्ग के समान है यह भूखंड, और इसके जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदा है और आजीविका से भरपूर संसाधन है, इन्हें पूंजीपतियों को देने के लिए आदिवासी समुदाय को लड़ाना इनका मकसद है। हमारे माननीय संसद जी ने स्पष्ट कॉन्सेंट से कोई भी जमीन हमारा अधिग्रहण नहीं करने का इसमें है। ग्राम सभा को माइनर मिनरल का पूरा अधिकार दिया गया है। ट्राइबल लैंड यदि नॉन ट्राइबल या कहीं किसी तरह से खरीद बिक्री है तो उसको वापस करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। जंगल का माइनर फॉरेस्ट जो है वह भी का प्रोड्यूस का पूरा राइट ग्राम सभा को दिया गया है। डेवलपमेंट के कार्य के लिए कोई भी विभाग द्वारा वह ग्राम सभा से अप्रूवल लेना जरूरी है। इस तरह से एक दूसरे स्टेट में इस तरह का ग्राम सभा को यह शक्ति और पावर नहीं दिया गया है, और हमारे झारखंड में ग्राम सभा ही शक्तिशाली सभा है। इससे न बड़ी कोई दूसरी सभा है, सबसे शक्तिशाली प्रमुख ग्राम सभा है। और विशेष रूप में अब और सारे जो उनके प्रश्न हैं सारे चीजों का और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे माननीय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शक्ति नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा, इनकी नीति या नियत के बारे यही मैं कहना चाहूंगा, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज अचानक आदिवासी जो हितैषी या झारखंड हित की बात कर रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन लैंड बैंक में कौन ले लिए थे, जिसमें सरना मसना जो कम्युनिटी लैंड थे उसको भी इन्होंने ले लिया था, और वो आज बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इनका नैतिक कोई आधार नहीं है, इसलिए इसमें गैर मजूरा जमीन को इन्होंने अधिकार ले लिया था। इसलिए हमने कहा कि नाचे न जाने आंगनबाड़ के, और ये भ्रामक बातें ना फैलाएं, पेशा के तमाम चीजों को पढ़ लें। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं ये भी खंड देख लें, ग्राम सभा जो अंगा जो इसमें है 2 के, इसमें ग्राम सभा अध्यक्ष अभिप्रेत अनुसूचित क्षेत्र में जो इन्होंने जिन बातों को रखा है, चाहे वो माझी परगना की बात करें, मानकी मुंडा की बात करें, पढ़ा राजा की बात करें, उनके बारे उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, सारी चीजें समाहित है। और सबसे डोकड़ो शोहर की बात करें,
और तो और अन्य राज्यों की तुलना में मैं स्पष्ट कर दूं, लगातार यहां पे लगातार हम लोगों ने बातें की, लगातार विचार विमर्श किए, उनके विशेषज्ञों से हमने बातें की, उसके बाद जो बेस्ट चीजें हो सकते हैं अमृत मंथन की तरह हमने लाया है। सबसे बड़ी बात हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, और हम इसे लागू जब कर रहे हैं निश्चित रूप से समय के साथ चीजें परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा जो संविधान में 129 संशोधन हुए हैं, अभी चल रहा 29वां संशोधन चर्चा चल रही है, तो समय के अनुसार जो